बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत सिर्फ अमीर आदमी का काम है। गरीब आदमी का काम है धक्के खाना, गरीब आदमी का काम है लाइन में लगना, गरीब आदमी का काम है जेलें काटना, और इसी तरीके से यही गरीब आदमी का काम गरीब कारकुन भी करता है। हर सियासतदान के साथ करता है। उसके साथ लगे हुए लोग मजमे के अंदर उसके लिए खूब हाहाकार करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन जब जेल आने का टाइम आए तो अमूमी तौर पर देखा गया, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुड़कर उन लोगों को नहीं पूछा कि जो 9 मई के वाकयात और इसके अलावा दीगर मामलात के अंदर, फिर चाहे वो जेल भरो तहरीक हो या किसी एहतजाज का मुजाहरे का मामला हो, अपने कारकुन को तहरीक इंसाफ मुड़कर नहीं पूछती। एक ऐसे ही बदकिस्मत कारकुन का तस्करा करेंगे, एक ऐसे ही बदकिस्मत कारकुन की बात करेंगे कि जो आज जेल के अंदर है, मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। उस लिस्ट में शामिल है कि जो मिलिट्री ट्रायल के लिए चुन ली गई हैं। वजीर दाखिला के बकौल 499 में से सिर्फ 6 केसेज ऐसे हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल के लिए भेजे जाएंगे। उस बदकिस्मत कारकुन का नाम, उस बदकिस्मत नौजवान का नाम उन्हीं लोगों के अंदर है। मैं बात कर रहा हूं हाशिर खान दुर्रानी की, जिसके कुछ ट्वीट आपके सामने मैं पेश करूंगा, जिसकी कुछ वीडियोस हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह इमरान खान का जियाला, इमरान खान का मतवाला, इमरान खान के पीछे, इमरान खान के कहने पे, इमरान खान की वजह से कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद था, जलाओ घेराव करता रहा, लेकिन कई दिन तक मफरूर रहने के बाद, कई दिन तक जो है वो छुपने के बाद उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। इब्तिदा में अगर आप उसके 9 मई के ट्वीट देखें, 9 मई और उसके आसपास के ट्वीट देखें, तो खान का मतवाला खान के गुण गाता रहा। 9 मई के बाद, 9 मई के वाकयात के बाद भी कहता रहा कि खान साहब दुरुस्त है, मैं खान साहब के साथ खड़ा हूं। यास्मीन राशिद साहिबा से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत तमाम के पीछे खड़ा रहा, उनके ट्वीट्स रीट्वीट करता रहा। लेकिन आखिरकार 15 मई को और उससे आसपास के दिनों के अंदर क्या बात उसने की, कुछ मैं आपको बताता हूं। प्रोग्राम की तरफ फिर आगे चलेंगे। हाशिर खान दुरानी ने 15 मई को लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, यूथ विंग का कारकुन है, एक्टिव कारकुन है, मुस्तकिल खान साहब के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। उसकी टाइमलाइन उठाकर आप देख लीजिए, मैंने भी टाइमलाइन से हासिल किया है। कहता है कि खान साहब मेरे भागने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखिएगा, आपके इक़्तिदार के लिए मैंने ही सब कुछ किया और अपने मुस्तकबिल, अपने वालिदैन का सुकून आप पर कुर्बान कर डाला। मैं 4 दिनों से सो नहीं पाया, घर से फरार होने के बाद वालिदैन अलग मुझे गालियां दे रहे हैं। हाशिर खान इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है, उसका कहना था, ये वही नौजवान है कि जिसने कोर कमांडर हाउस के ऊपर इमरान खान का परचम यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहराया, और बदकिस्मती ये है, अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान के परचम को उतारा, जिसने कोर कमांडर हाउस के गेट पे लिखा कि खान हाउस है आज से, जो वहां पर बड़ी बड़ी बातें करता रहा। उसको ऐसा लगा कि इनकलाब आ गया है, लेकिन इनकलाब बदकिस्मती से नहीं आया था। उसने कहा, खान साहब मैंने कोर कमांडर लाहौर के घर से पाकिस्तान का परचम उतारकर पीटीआई का झंडा लहराया और इस घर के अंदर से इनकलाब की नवीज सुनाई। अब आप खुदारा हमारे लिए सोचें, पुलिस हमारे घरों पर रेड कर रही है, मेरे और मेरे साथी छुपे हुए हैं, मुझे अब डर लग रहा है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। कहता है बदकिस्मती से खान साहब आपको कोई हकायक नहीं बताता, हम आपके लिए वही तोप का गोला है कि जिसे चला दिया जाए और उसके बाद मेरे खानदान की दिलजोई या मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। कंप्यूटर साइंस का माहिर था। जब आईजी पंजाब ने यह कहा कि उन लोगों को जमानत नहीं मिलेगी, उन लोगों के हवाले से कार्रवाई की जाएगी, उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर आएगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो इस नौजवान ने जवाबी ट्वीट ये किया कि हम फ्रीलांसर हैं, हमारे पास स्किल है, हम अपने स्किल की बुनियाद पर कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक और आखिरी ट्वीट ज़रा सुनिएगा, बल्कि 2-3 ट्वीट सुनिएगा। मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचें, किसी ने तनकीद की कि आप खान साहब के साथ बेवफाई कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचें। 20 मई का ट्वीट है, मैं तबाह हो गया, फोन बंद है, रोज जगह बदलना पड़ती है, दोस्त दरवाजे पर देखकर कहते हैं कि घर पर मेहमान है, फिर आना, वीपीएन से काम करता हूं, हर रोज घर पर 2-3 मरतबा पुलिस रेड करती है, 2-3 दिन बाद वालदा से बात होती है और पार्टी कहती है कि हम इसको नहीं जानते, डिसऑन कर रही है, तकलीफ का एहसास हो रहा है। मेरी दोस्तों को नसीहत है कि अपने खानदान का सोचो, जिस पार्टी और इसके लीडरों के लिए अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगाते हो, इनका मकसद महज अपने लिए इक्तदार का असूल है। कितनी अफसोसनाक बात है कि इमरान खान का जियाला, उसका मतवाला 9 मई को क्या कह रहा है और 20 मई को वो क्या कहता है। कहता है उल्टा, जब आप कोई काम करते हैं और वो काम बिगड़ जाए तो पार्टी कहती है कि ये आप और आपके वर्कर ही नहीं हैं, दिल खून के आंसू रोता है। 5 दिन छुपने के बाद, 10 दिन छुपने के बाद उसका हौसला टूटने लगा। कहने लगा, जिन लोगों के ट्वीट वो रीट्वीट किया करता था, कहता है मैं अगर पकड़ा गया तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन राशिद, मलिक असलम इकबाल, महमूदुर रशीद, शेख इम्तियाज, जुबैर नियाजी, मेहर शराफत, अली अब्बास, उमर सरफराज, सीमा होंगे। उनके उकसाने पर ही मैंने और मेरे साथियों ने, इंसाफियों ने लिबर्टी चौक से कैंट जाकर कोर कमांडर के घर पर हमला किया। पार्टी उनका एहतसाब करे। चंद तस्वीरें हैं, आप वीडियोस में भी बार बार देख रहे होंगे किस तरीके से इस नौजवान ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर लिखा खान हाउस, नाम तब्दील किया, किस तरीके से इसने कहा, ट्वीट किया 10 मई को
कोर कमांडर हाउस नहीं, ये खान हाउस है। ये इसी ने लिखा था, इसी ने ट्वीट किया। उसके बाद कोर कमांडर हाउस नहीं, ये अवाम का सेक्रेटेरिएट है। ये वो वीडियो है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जो हाशिर खान दुरानी ने अपने ट्विटर के ऊपर लगाई, जिसके ऊपर उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनकलाब आ चुका है। और इसी वीडियो के अंदर हाशिर खान दुरानी उस गेट के ऊपर एक झंडा लगा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। उतारा गया तो पाकिस्तान का परचम उतारा गया। अफसोसनाक वाक़यात हैं, कारकुन को पूछने वाला कोई नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें। बदकिस्मती का एक अंबार है। बहरहाल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जुबैरी साहब, शुरू में यहीं से करूंगा, मैंने बहुत सारे कानूनी नुकात पे आपसे बात करनी है, लेकिन कोई भी मुल्जिम हो जो कस्टडी के अंदर हो, कि जिसके ऊपर जुर्म साबित ना हुआ हो, जेल ना गया हो, सिर्फ मुल्जिम हो, कुछ देर के लिए गिरफ्तार हुआ हो, कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार हुआ हो, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत अगर पब्लिक करे, एथिकली तो हमें समझ में आता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से आप किसी की मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक करें। ज़ाहिर है कि ये वो प्रॉपर्टी थी हुकूमत की, या आप ये कह लें कि जिसने भी गिरफ्तार किया था उस इदारे की। कानूनी तौर पर इस पर कोई आपको लगता है कि मामलात ऐसे हो सकते हैं जो ठीक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये रिपोर्ट जो है ना, अभी एक रिपोर्ट है। कोई भी रिपोर्ट होती है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, उस पर फिर जरा भी होती है कि देखने के लिए कि ये रिपोर्ट आया सही है या नहीं। तो अब ये देखिए, जो मुल्जिम होता है उसका भी हक होता है कि रिपोर्ट आए उसको चैलेंज कर सकता है कि वो समझता है सही नहीं है। पहली बात देखना है कि ये जो मेडिकल बोर्ड बैठा था, ये कोर्ट के ऑर्डर पे बैठा था, उनको चेक किया गया था जब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो उसके बाद फिर करके अभी अगर ये कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट है और कोर्ट ने कॉल की हुई है ये रिपोर्ट, तो इसको इस तरह से पब्लिक करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था। लेकिन नेचुरली उनका गवर्नमेंट का एम होगा दिखाने के लिए, जो बयान करना चाह रहे हैं उसको करने के लिए, कहने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको कोर्ट के अंदर रह के वहाँ हुकूमत को इसको करना चाहिए था कि अगर आप इख्तिलाफ करते या आप उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते तो आप दिखाते कि जी देखिए कोर्ट के अंदर ही रिपोर्ट हो गई। लेकिन इस वक्त उसको यहाँ पेश करना मेरे समझ से बाहर है। तो देखिए, जो मुल्जिम होता है उसका हक होता है वो चैलेंज कर सकता है इस चीज़ को। अच्छा जुबैरी साहब, आज कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग थी, आप भी मौजूद थे। ऑडियो कमीशन जो है, आप समझते हैं कि इसकी तश्कील के अंदर हुकूमत से कहीं खला रह गया है, कानूनी तौर पर इसमें कोई कमजोरी रह गई है? देखिए, मैं तो खुद इसमें पटिशनर हूँ। बज़ाते खुद मैंने भी चैलेंज किया हुआ था इस नोटिफिकेशन को। पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो जज साहिबान हैं हम उनके बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये था कि जो कमीशन बना उसको मेन जो सवाल हुकूमत को पूछना चाहिए था कि ये ऑडियो लीक्स या जो इस तरह के वीडियोस होते हैं ये क्या होते हैं, जो एक अनवेरीफाइड अकाउंट से आते हैं और फिर उनको अपलोड किया जाता है ट्विटर अकाउंट से, फिर वहाँ से हुकूमत उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, उसको आया हदीस के तौर पे पेश कर दिया जाता है कि जी ये बिल्कुल सच है और ये देखिए ये चीज़ें हो रही हैं। जो खुद गवर्नमेंट के कानून बनाए हुए, हुकूमत के कानून है, पार्लियामेंट के, और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और मुख्तलिफ कोर्ट्स की, उन्होंने एक तरीक़ाकार मुरतब किया हुआ है कि किस वक्त सर्वेलेंस हो सकती है। एक हमारे यहाँ है फेयर ट्रायल एक्ट 2013, उसके अंदर आप उसके ज़ुमरे में आते हैं तो नेचुरली उस वारंट लेके आप जो भी हुकूमत वक्त होती है या जो उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो अदालत जाता है, हाई कोर्ट के जज से उसके वारंट पे उनको लेना जो है। हाई कोर्ट के जज को भी देखना होता है कि जो मांग रहे हैं किसी की सर्वेलेंस करने के लिए, फ़ोन टैपिंग के लिए, वो आया उस कानून के ज़िम्रे में आता है या नहीं। यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। एक ऑडियो आई, उसको पहले तो पूरा पैमरा ने अपने ज़ाब्ता अखलाक को चेक नहीं किया, पैमरा को रोकना चाहिए था, वो टीवी पे चल गई और सब सिटिंग जजेस, रिटायर्ड जजेस, मेरे और मुख्तलिफ लोगों के बारे में बातें की। उसकी वेरासिटी पहले चेक ही नहीं हुई कि इसकी ये जो ऑथर कौन था, किसने इसको टेप किया, किसने इजाज़त दी, या ये कानूनी भी था या नहीं था। ये अब आर्टिकल 14 है हमारा, राइट ऑफ प्राइवेसी देता है। ये सारे कवानीन होते हैं। जजमेंट है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में, जिसमें एक हुकूमत के वक्त पे एक जो इल्ज़ाम था कि जी आपने टैपिंग किया, उस पर उनके डिसमिसल को अपहोल्ड किया गया। फिर खुद जस्टिस फाइज ईसा के केस में एक पॉइंट उठा, उन्होंने पॉइंट लिया कि इस तरह की ये चीज़ें नहीं, आप सर्वेलेंस जो उनकी की गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की, वो गलत थी। मेजॉरिटी फैसला ये आया कि नहीं, बिल्कुल बात सही है लेकिन उस पर नहीं लगता। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट में सारा ये डिस्कस हुआ, लेकिन आपको पता है रिव्यू के अंदर जो माइनॉरिटी का जो व्यू था वो अपहेल्ड हुआ और सारी प्रोसीडिंग। तो हमने इन जजमेंट्स पे रिलाई किया और अपना बुंदा बयान किया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन ही गलत है। फिर जो मेन इशूज में आता है कि दो चीज़ें, कि जब ये जज अपॉइंट हुए, इसके अंदर क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे कंसल्ट किया गया है, उनसे कंसेंट ली गई, एक जज साहब को आपने नॉमिनेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के,
फिर उसके बाद जो चीज़ होती है, फिर जो उसका जो आज कोर्ट के अंदर बात हुई, जो हम सुन रहे थे, जो बहस हुई और जो जजों के सवालात हुए, उसमें था कि जी अगर किसी जज के खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट का कोई इल्ज़ाम है या कोई कंडक्ट है, उसके लिए कमीशन नहीं होता, उसके लिए आइन में एक पूरा एक चैप्टर है, वो उसमें आर्टिकल 209, उसके तहत जज के ऊपर मिसकॉन्डक्ट का केस चल सकता है, और वो भी एक ओपिनियन ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि जी अपना भी बात की, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जी हम ऑर्डर अनाउंस करेंगे। तो ऑर्डर अनाउंस होगा। ये जो बात हुई, एक चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एतराज किया कि आपको बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए था, अटॉर्नी जनरल साहब ने, इसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या बेंच के ऊपर अदम एतमाद इसको कहेंगे? इसका जवाब बड़ा उन्होंने खुद ही चीफ जस्टिस साहब, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये नुक्ता उठाया और ऑब्जेक्शन किया, चीफ जस्टिस साहब ने उस पर खुद पे कहा कि ये इशू इंडिपेंडेंस जुडिशरी का है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का है, और ये सारी उन चीज़ों पे उन्होंने उनका खुद बड़ा मुफस्सिल जवाब उन्होंने उनकी ऑब्जेक्शन का दिया। जी जुबैर साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अभी कुछ देर पहले खबर चली कि ट्रांसक्रिप्ट जमा हुई है, जिसको डिप्टी डायरेक्टर पेमरा ने, डिप्टी चेयरमैन या किसी पेमरा के ओहदेदार ने जो है वो अटेस्ट करके जो है जमा करवाया कोर्ट के अंदर, जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी और परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू की। तो ये कि पर्पस क्या है इसको जमा करवाने का? पेमरा तो अथॉरिटी नहीं है, पेमरा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करती है। जी देखिए ना, आप देख रहे हैं यहाँ कानून के हिसाब से तो कोई चीज़ हो नहीं रही। पेमरा का काम था कि जब ये ऑडियो लीक्स हुई उनको ही रोकना चाहिए था, लेकिन आपने देखा वो हर चैनल पे चली, मेरी और मुख्तलिफ लोगों की आती रही हैं, और जिसकी होती है उसको फ़ौरन टेप करके जो अपने इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि देखिए मेन एम हो रहा है कि जुडिशरी पे हर तरह के हमले हो रहे हैं, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे हमले हो रहे हैं, तो हम जुडिशरी के साथ खड़े। तो इस तरह से, और ये भी नहीं मालूम किया कि ये जो लीक्स होती हैं कि इनका ऑथर कौन होता है, और ये सही है, डॉक्टर्ड हैं या नहीं है, ऑथेंटिसिटी इनकी क्या है, कौन इनको कर रहा है, किसने ऑथराइज किया, क्योंकि कानून में अथॉरिटी देना जरूरी होता है। और इस तरह से उन्होंने चला दी इन चीज़ों का बैकग्राउंड होता है, कोई जोड़ जाड़ के इस तरह से डॉक्टर करके ये चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन अब कमीशन बना, कमीशन का ही काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना, और मेन इशू ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या इलीगल है, इस पे पहले सवाल जवाब होने चाहिए थे। तो ये उसके बावजूद ये कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया अंडर द एक्ट। अच्छा जुबैर साहब, 499 में से 6 का केस जो है वो आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल होगा। केसेस का अगर बात करें 9 मई के वाकयात के हवाले से, तो कितना कानूनी होगा आर्मी एक्ट के तहत अगर ट्रायल हो? उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने हकूक हासिल होते हैं उस फर्द को कि जिसका ट्रायल हो? देखिए हमारी एज बार एसोसिएशन और जितनी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन, हमने अपने स्टेटमेंट किया था कि देखिए आर्मी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ये हमारे हमेशा से स्टैंड है। इवन जब के आईनी आपको याद होगा तरमीम आई थी 2015 में, और फिर 2017 में उसको फर्दर 21वीं तरमीम और 23 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। और टेररिज्म आपको पता है उस जमाने में बहुत था पाकिस्तान के अंदर। हमने लोगों ने बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज किया था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में हो जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी डिसीजन आया जिसमें उन्होंने उसको वैलिड किया। अब देखिए इस तरह की कोई आईनी तरमीम नहीं है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स बने। मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं अपने उसके लिए, बट सेक्शन 2D है। आपको देखना है कि एक आदमी का जो आदमी सिविलियन होता है, क्या ये उसके जिम्मे में आता है? अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में एक सिविलियन को इस तरह से ला के उस तरह से उनको करना, हमारा उस पे हमारे बिल्कुल कैंप ऑफिस था। राना साहब कहते हैं कैंप ऑफिस भी था, सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, यहाँ पे दस्तावेज थी हसास। देखिए वो जो भी है वो आपको देखना होगा। अब जो भी इशू होगा कि क्या वो उस कानून के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट या मिलिट्री एक्ट के अंदर, ये आर्मी एक्ट के अंदर, ये 1952 का जो है एज अमेंडेड, उसके अंदर ये लोग फॉल करते हैं नहीं। नेचुरली जिनको वहाँ ट्रायल को हो सकता है वो चैलेंज करें इस बात को कि जी ये हमारा केस उसमें नहीं आता, उनके दायरे क्या क्या हकूक क्या क्या होंगे जुबैरी साहब? एक फर्द जिसका ट्रायल हो रहा हो उसके पास क्या हकूक होते हैं? आर्मी कोर्ट मुख्तलिफ किस तरह से होंगे सिविलियन ट्रायल कोर्ट से? देखिए सिविलियन में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे जो जजेस होते हैं वो जुडिशरी से होते हैं, आप जानते हैं। इवन एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस होते हैं, या तो वकील होंगे या जज, या फिर वो सिटिंग जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जिनको एडिशनल ड्यूटी दी जाती है एज टेररिज्म कोर्ट के। हमारा मुद्दा यही है कि अगर टेररिज्म हुआ है, वो ये सिविलियन अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनका, अनलेस वो 2D जो उनका सेक्शन 2D है आर्मी एक्ट का, उसमें नहीं आते, तो उनका ट्रायल उसमें होना चाहिए। आप देखिए बिगेस्ट डिफरेंस है कि वहाँ एक जुडिशरी के लोग बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं, और आर्मी कोर्ट्स में क्या होता है?
और वहाँ कोर्ट मार्शल होता है, वहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो ट्रायल करेंगे, उसकी अपील भी वहीं जाती है। लेकिन आपको याद होगा जो ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था 2015 में रिपोर्ट हुआ फुल कोर्ट का, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था अगर उसके फैसले उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स के पास होता है। तो वहाँ जो ये सारे जो एक सेफ्टी गार्ड होते हैं, सेफ्टी के जो वेल्व्स होते हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होते हैं, वहाँ अवेलेबल नहीं होते। और अपील का इख्तियार होता है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम वहाँ से कोर्ट अपील भी जो होगी वो अंडर द कोर्ट मार्शल जो होता है, उसकी अपील भी चीफ आर्मी स्टाफ साहब के पास जाती है और वो उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता किसी भी तरीके से? नहीं, वो मैं आपसे कहा ना कि इवन जब तरमीम भी आई उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई फैसला चले वो जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं कि उसका किसी कोई कोर्ट का फैसला उसका आप जुडिशरी सुपीरियर कोर्ट्स में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से कानून को समझा भी और खास तौर पर मामलात को भी समझा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बन चुकी है और बनाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन है, रहनुमा है मुल्तान के राव यासिर हमारे साथ मौजूद है। तहरीक इंसाफ हकीकी रजिस्टर भी करवाने की उन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन में। बहुत शुक्रिया राव साहब। राव साहब, हकीकी जो है वो कराची में तो कामयाब नहीं हो सकी जब MQM की हकीकी बनी थी, तो आप कितनी तवक्का रखते हैं, किस ख्वाहिश के साथ आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी जो है वो कामयाब हो सके? हमने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी तो हमारे ग्रुप ने, हम यूथ ने ये फैसला किया कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, तहरीक इंसाफ हकीकी पार्टी, और उस प्लेटफॉर्म से हम नौजवान मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में जाएंगे। जब भी इलेक्शन होंगे आप देखेंगे कि भरपूर तादाद के साथ इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत के साथ हम पार्लियामेंट में जाएंगे। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि ये आपकी ज़मीर की आवाज़ थी, दोस्तों की ख्वाहिश थी, आसपास के लोगों ने कहा, यह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दबाव था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह धचका दिया जा रहा है या धचका मिल रहा है तो आप भी उसके अंदर शामिल हो जाए? देखिए जी, ना हमारे ऊपर कोई दबाव था और ना ही इसके अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। जब हम सब लोग अलग हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 9 मई के वाक़ये के बाद, क्योंकि 9 मई के वाक़ये के बाद जो गलत मोटिवेट किया गया पार्टीज की, हमारे कायदीन की तरफ से हमारे शोहदा की तजलील की गई, आपके सामने कोर कमांडर हाउस के लिए ऐसे इदारों को निशाना बनाया गया कि जो 75 साल से कोई ना कर सका, जो हम मुल्क के अंदर से हुआ ना, तो इसलिए इसकी वजह से तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ चल सकें, क्योंकि आपके सामने हर चीज़ है कि एक आदमी अपने आप को अक्ले कुल समझ ले तो वो फिर आपके लिए कैसे मुमकिन है कि आप चीज़ों को कर सकें। राव साहब, क्या ख्वाब लेके सियासत के अंदर आए थे? क्योंकि लोगों के ख्वाब टूटे हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों के, और नौजवानों की जब बात हम करें तो ये वाक़े के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जो नौजवान भी थे। तो क्या ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था? क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो हमारे पास मीडिया तक पहुंची हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें तय किया गया था प्रॉपरली कि हमने हसास तनसीबात के ऊपर आर्मी रिलेटेड एरियाज़ के अंदर जाना है। तो दोनों चीज़ों का मुझे जवाब दीजिएगा कि कौन सा ख्वाब आपका टूटा, और दूसरा क्या कोई प्लानिंग आप तक पहुंची थी? ज़ाहिर है कि आप भी नौजवान हैं, यूथ विंग के से आपका ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसी बात आप तक पहुंची थी या इत्तफाक था ये सारा कुछ? देखिए जी, ऐसी इतलात ज़ाहिर है मुल्तान में जब ये मामलात हुए तो ऊपर से कायदीन ने कहा कि कैंट एहतजाज करना है, 9 नंबर चुंगी पर एहतजाज करना है, सारी चीज़ें चल रही थी, मगर तनसीबात के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिबादा तोड़ कर जो लोग इसके अंदर गए वो लोग ज्यादा थे। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर 50% थे तो 50% वो भी थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इबादा ओढ़ा हुआ था। मगर जो सबसे ज्यादा हमारे दिल को एक बात लगी वो ये थी कि हमारे कायदीन जो थे जिन्होंने हमें मोटिवेट किया गया, जो हमें मोटिवेट कर रहे थे कि भाई देखें जो चीजें लाहौर में हुई, रावलपिंडी में GHQ के सामने गया तो ये कोई हमारी तहजीब तो नहीं है। क्योंकि देखें रियासत है तो आपकी सियासत है, मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, रियासत होगी तो सियासत होगी ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तशद्दुद के वाक़यात जो हुए, कितना बड़ा ख्वाब था कि जो आपको लगा हो, अफसोस पहुंचा हो कि यार ये हमने क्या कर दिया, हम तो तब्दीली के लिए आए थे, कुछ ऐसी फीलिंग्स थी आप में और आपके साथ मुंसलिक लोगों की? देखिए हमारे साथ जो ग्रुप था वो पहले से ही 2018 के बाद से ही हम खान साहब के कुछ फैसले थे, मगर हमने कहा कि शायद
खान साहब बड़े हैं, वो बेहतर सोचते होंगे। 2018 में इलेक्टेबल्स लिए गए, हमें उस टाइम भी इख्तलाफ था अपनी पार्टी के साथ कि इलेक्टेबल्स अगर लेने थे तो फिर हमें नई पार्टी बनाने का क्या फायदा। तो वही कुछ हुआ, इलेक्टेबल्स लिए गए, 3.5 साल लंगड़ी हुकूमत चलाई गई। अगर हुकूमत खान साहब जब समझ रहे थे कि ब्लैकमेलिंग हमारे साथ हो रही है तो पार्टी छोड़ देते। आपका ताल्लुक कब बना था खान साहब से, क्या ताल्लुक था? मैं 2012 से, मेरी फेसबुक पे आप देख सकते हैं, 2012 से मैं रजिस्टर्ड जो है ना, मैंने 50,000 पूरे जनूबी पंजाब से रजिस्ट्रेशनें की थी जो है ना यूथ की। उस टाइम भी मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनूंगा और इंशाल्लाह नौजवानों को आगे लेकर आऊंगा। तो मैं 2020 में आकर सदर बना। जो मेरे साथ लोग थे सारे, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी काम किया। राव साहब, कितना चांस है कि आप जहांगीर तरीन साहब, ज़ाहिर है कि आपके करीबी इलाके के हैं, लोधरा और मुल्तान में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, तो आप उनके साथ चले जाएंगे? कहा जा रहा है कि वो भी एक पार्टी बना रहे हैं। कितना चांस है कि आप किसी और पार्टी में जम हो जाएंगे? किसी और पार्टी में गए क्यों नहीं वैसे? देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हम किसी पार्टी में ना, अगर हमने जाना होता तो मुझे इतनी ऑफर्स थी कि मैं शायद जो मांगता, जिस पार्टी से मांगता, मुझे मिलता। तो मेरा एक ख्वाब है कि मैं नौजवानों को आगे लेकर आऊं। ये जो हमारे पाकिस्तान की एक सियासत है कि हर सियासतदान का बच्चा, भतीजा, बेटा, यही लोग आगे पार्लियामेंट्स में जाते हैं। क्या हमारी पाकिस्तान की जो मेरे जैसा एक वर्कर आगे नहीं आ सकता? हमारी यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी वही लोग आएंगे कि जो लोग आज इक्तदार में हैं, और उन्हीं की औलादें, उन्हीं के फुफे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भतीजे आएंगे। क्या मैं आम लोगों को नहीं ला सकता? अच्छा, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? बेतहाशा वसाइल चाहिए होते हैं। सियासत तो गरीब आदमी का काम ही नहीं है, गरीब के आम आदमी का काम नहीं है, उसके लिए बेतहाशा पैसा चाहिए। खान साहब जैसा ही आदमी चाहिए जिसके पास एटीएम हो ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ा करम है, जितने मेरे पास वसाइल हैं इंशाल्लाह मेरे पार्टी के लिए मेरे बहुत हैं, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला किसी कदम में बढ़ाता है तो फिर अल्लाह करम करेगा, सबब भी बनते जाएंगे। क्या आपके पास रिस्पांस क्या है? बस आखिरी मुझे अगर इसका कंक्लूड आप कर दें कि आपने पार्टी का ऐलान किया, कोई रिस्पांस आपके पास आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज लोग या ऐसे लोग जो 9 मई के वाकयात से परेशान है, वो आपकी तरफ आए? जी, इस टाइम तक 3100 अभी आपकी जब मुझे ये आया है नोटिफिकेशन, इससे पहले मैं वही लिस्ट देख रहा था अपनी, 3100 पर्सन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, अब तक कौन लोग हैं? उसके अंदर के कारकुन ज्यादा हैं, नए लोग हैं, पीटीआई वो लोग हैं जो 9 मई में बीमार नाराज हो गए थे? जी, 50-50 रुझान है। पीटीआई के भी हैं, कुछ नॉन लीग के भी हैं, कुछ मेरी जात के भी हैं लोग जो आ रहे हैं। और तनकीद भी हो रही है कि भाई पता नहीं मैं कोई इंटेलिजेंस का बंदा हूँ, कोई स्टैब्लिशमेंट मुझे लेकर आई है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इदारा मेरे साथ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अल्लाह के आसरे पर निकला हूँ, अल्लाह का नाम लेकर। और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों को, आज मेरा जो फर्स्ट काम था वो था रजिस्ट्रेशन, वो मैंने करवा ली है। इंशाअल्लाह मैं कल से रजिस्ट्रेशन जो मेंबर साजी है उसका आगाज करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी ये काम कर चुका हूँ। मेरे पास पूरे जनूबी पंजाब की लिस्टें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राव यासिर साहब हमारे पास मौजूद थे। ये उन चंद लोगों में से हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ से निकलने के बाद सियासत को खैरबाद नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी बनाई है और पार्टी के नाम से सियासत करेंगे। रजिस्टर भी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सरबराह है पिलडाट के। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान है, उसमें मामलात कहाँ जाके ठहरेंगे, तारीख हमें क्या बताती है, कानून हमें क्या कहता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बिखरता हुआ शिराजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक तरह की केस स्टडी भी है पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका। आप क्या समझते हैं साइंस के तालिब इल्म, पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म, सियासत को करीब से देखने वाले, कानून और कानून साजी को करीब से देखने वाले, कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तिनकों की मामला हो रहा है, ये इर्तका का अमल है या आपको लगता है कि इख्तिताम की तरफ कहानी जा रही है? देखिए, मुझे तो ये कोई ज्यादातर तो मसनूई सा लग रहा है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन से जरा पहले की सिचुएशन थी, या यूं समझ लीजिए कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक,
तो उस दौरान जो डेवलपमेंट्स थी वो भी मसनूई थी, फैब्रिकेटेड थी। और इस वक्त जो हो रहा है वो भी मुझे, सब तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक मसनूई लग रहा है। अगरचे 9 मई के वाक़यात के बाद जेन्युइनली भी बहुत से लोग पीटीआई की पॉलिसी के और पीटीआई की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए होंगे और उन्होंने अलहदगी इख्तियार की होगी। लेकिन मेरा इम्प्रेशन ये है कि ये कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। हमने जो कुछ पढ़ा उसके मुताबिक तो हमने ये देखा कि सियासी कारकुन, सियासी क़यादत जब जेल में जाती थी, इन्हीं एजाज चौधरी साहब का किस्सा ये है कि जेल में इनका एक गुर्दों का मसला हो गया था, इनका पेशाब तक बंद हो गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कारकुन खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क़यादत खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। कारकुन तो बेचारा चले कहीं साइड में है, लेकिन क़यादत जो है वो 10-10, 12-12 दिन, 6-6, 8-8 दिन के अंदर जो है वो निकल कर आ गई है। मैंने एजाज चौधरी साहब का तस्करा किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के तस्करे हैं। जेलों की तो एक तवील दास्तान है तशद्दुद की। पाकिस्तान में सियासत बड़ी पुरानी है कि जिसमें जेलों के अंदर तशद्दुद होता रहा, तकलीफ दी जाती रही। खुद खान साहब ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि AC उतरवा दूंगा, यानी कि खान साहब की अपनी ख्वाहिश भी ये थी कि जेल के अंदर इंतहाई सख्त रवैया अपनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ ठहर क्यों नहीं पा रही? क्या सियासत में वो लोग आ गए थे कि जिनको अंदाज़ा नहीं था, एक बिल्कुल नई इलीट आ गई थी कि जिसको इस तरह की सियासत का इल्म नहीं था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरबियत में कई कमी रही है? देखिए, ये भी अन मुमकिन है कि वो लोग तहरीक इंसाफ में आए हों जिन्होंने पहले ये सख्तियां ना झेली हैं, ना उसके लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं। लेकिन ये भी बड़ा एक जालिमाना सा अंदाज़ फ़िक्र होगा कि अगर हम ये सोचें, ये ठीक है हमारे प्री कॉलोनियल दौर में, कॉलोनियल दौर में, और फिर उसके बाद बहुत सी सियासी जमातों को तशद्दुद का, जुल्म का, जबर का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हम यही तवक्को रखें कि सियासत में वही लोग आए जो कई कई महीने, कई कई साल जेलों के अंदर जबर और तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हों? क्या सियासत सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए? मेरे ख्याल में एक आज़ाद, जमहूरी और महज़ब मुल्क के शहरी होने की हैसियत से ये सूरत हाल तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि कई लोगों ने कर लिया है, वो बड़ा उनको शायद तजुर्बा ना हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारा मुल्क, हमने अपने आप को कितना एक ऐसा मुतशद्दिद मुल्क बना दिया है कि जहां आप सियासत में आए उसी वक्त जब आप कई कई साल तक जेलों की कोठरियों में सड़ने के लिए तैयार हों। MQM के कायद से अगर मवाजना किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी की तरफ चले गए थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, साबित भी हुआ, सजाएं भी हुई कि उनके कारकुन ने क्लाशनकोफ उठाई, खुद अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम था, TV बेच के असला ले लो। लेकिन तशद्दुद किसी और सूरत में अगर किया जाए, तालीमी इदारों के अंदर हो या तालीमी इदारों से बाहर हो, तशद्दुद का मामला तो रहा। हमें वो मंजर नहीं भूलता कि सलमान बलोच साहब जो है वो एक बेल्ट से एक खातून की पिटाई कर रहे हैं उस वक़्त के जब वो सिटी कौंसिल के अंदर थे। तो ये सारे मनाजिर हमने देखे हैं पाकिस्तान में माजी में, ख़ास तौर पर कराची में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तशद्दुद का कल्चर जो है, आप जिम्मेदार समझते हैं खान साहब को कि वो भी उसी जानिब ले गए कि जहाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब ले गए थे MQM को? अल्ताफ़ हुसैन साहब से मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। वो एक बिल्कुल एक अलग सा मामला है और उसकी बुनियादें कुछ और हैं। लेकिन खान साहब के मामले में मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि खान साहब, चूंकि देखिए सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने वाले, उसको सस्टेन करने वाले, उसकी मकबूलियत दिलाने वाले, उसमें सबसे बड़ा अंसर तो इमरान खान खुद थे, उनकी शख्सियत थी। ये वाहिद जमात नहीं है जिसमें ऐसी सूरत हाल है, लेकिन PTI में शायद ये दूसरी जमातों से भी कहीं बढ़ के उनकी ज़ात का शैडो था इस जमात के ऊपर। अगर इस जमात में इमरान खान साहब ना हो तो ये जमात कोई हैसियत नहीं रखती। बिल्कुल। उस जमात का अगर कोई हिस्सा टूट के इस्लाम से बन भी जाए और इमरान खान साहब उसमें ना हो तो कभी उस जमात को कोई, मेरे ख्याल में, मकबूलियत या कबूलियत आमा हासिल नहीं होगी। तो ये स्ट्रेटजी की नाकामी नहीं समझते खान साहब की कि उन्होंने पार्टी के अंदर तंजीम साजी के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी? तंजीम कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, मेरे बाद कौन आएगा, इन तमाम चीज़ों पे ख्याल नहीं किया। 1 मैन शो चलता रहा, फैन क्लब जमा रहा। देखिए, ये जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, बिलअमूम जो मकबूल सियासी जमातें हैं, कुछ जमातें ऐसी हैं जो मकबूल नहीं हैं, बहुत पब्लिक उसके अंदर वो इलेक्शन में इतनी कामयाब नहीं होती। मिसाल के तौर से जमात इस्लामी है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है,
बहुत मुनज़्ज़म है, और उसके यहाँ जो क़यादत है वो भी हेरिडिटरी पॉलिटिक्स नहीं है उनके यहाँ। आप किसी एक अमीर का दूसरे अमीर से कोई रिश्तेदारी भी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन वो जमात मकबूल नहीं है। ये हमारे अवाम के सोचने की बात ये है। और उसके मुकाबले में जो मकबूल पार्टियां हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई, ये वो पार्टियां हैं जिसके जो क़यादत है वो उसके गिर्द ही घूमती है पार्टी, वही पार्टी का सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। ये उनके बगैर पार्टी कुछ नहीं है। और फिर ये है कि ये पीएमएलएन भी फैमिली पार्टी है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत पे भी फैमिली का उनसर मौजूद है। तो अवाम ने उनको पसंद किया है। तो अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? आप इससे नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि क्या मुनज़्ज़म पार्टियों को पसंद किया जाता है, या वो पार्टियां जो शख्सियात के गिर्द घूमती है? तो अवाम ने इन्हीं को पसंद किया। अच्छा अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि आइन में, कानून में कहाँ गुंजाइश है किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की? क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि ये एक दिन के अंदर उड़ जाएगी, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाती। लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है। खुद इमरान खान साहब के दौर में तहरीक लब्बैक के ऊपर मिलिटेंसी का इल्ज़ाम लगाकर या पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम लगा के पाबंदी लगाई गई थी, ऐलान किया गया था। वो अलग बात है कि आगे जाके इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, आइन और कानून दोनों में इस बात की गुंजाइश मौजूद है, इसकी बुनियाद मौजूद है। और ये जो आप टीएलपी का जिक्र कर रहे थे, वो तो आप एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जाती है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, वो हुकूमत उसको खिलाफ कानून करार देती है, फिर उसका वो अपील कर सकते हैं हुकूमत को, कुछ दिनों के अंदर हुकूमत को उसका फैसला करना होता है, और फिर उसके बाद वो जाके एक रिव्यू बोर्ड बनता है, उसमें भी अपील कर सकते हैं। तो वो टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव सा एक्शन है। लेकिन एक दूसरा एक्शन है, वो इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर जो सियासी जमातों के बारे में चैप्टर है, उसके मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रही हो, तो उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, और वो डिक्लेरेशन दे सकती है कि ये पार्टी अब खिलाफ कानून करार दी जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही है। उसके 15 दिन के अंदर ये रेफरेंस उन्हें सुप्रीम कोर्ट को भेजना होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसका आखिरी फैसला करती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो फैसला कर दे कि आपकी बात ठीक है, तो फिर वो डिसॉल्व हो जाती है। चले, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल मौजूद है, लेकिन साबित करना होगा सुप्रीम कोर्ट पे। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।